गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, हर चीज़ का, उनका बिठाने का, बुलाने का, आशीर्वाद देने का, लंगर कराने का, हर चीज़ का गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी का शुक्राना, देखिए गुरु जी का कहते हैं ना कि जब उनकी ब्लेसिंग्स होती है ना, सो सब कुछ ठीक होता है। और जब हमें वो ब्लेसिंग्स मिलती हैं तो हमें उसका शुक्राना ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो देखिए शुक्राना शब्द बहुत छोटा शब्द है, हम लोग एक शुक्राना बोल लेते हैं, एक थैंक्स बोल लेते हैं, बट बहुत छोटा शब्द है ये, बट हमारे पास कोई और शब्द है नहीं। और हम लोग शुक्राने के, हम कहते हैं कि हम शुक्राना किया, लेकिन जब कई लोग मुझे ये कहते हैं कि हम शुक्राना बहुत छोटा शब्द है, हम और क्या कर सकते हैं। तो देखिए शुक्राना बोलना ही काफ़ी नहीं होता कि भगवान का हम शुक्राना कर दिए। शुक्राने का मतलब ये होता है कि जो भगवान ने हमें कहा है, जो गुरु जी ने हमें कहा है, हम उनकी बातों को अमल करें। अब जैसे गुरुजी भी कहा करते थे, और इस शिव पुराण में ये बात लिखी हुई है कि सबसे बड़ा दान जो होता है ना, अगर हम किसी को दे सकते हैं, एक तो समय का दान है, दूसरा अन्न दान है। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि समय के साथ अगर आप किसी के साथ, किसी कोई भूखा है उसके साथ आप खड़े हो और उसको अन्न नहीं दे रहे हो तो वो समय भी व्यर्थ है। अगर कोई किसी को नीड है तो डेफिनेटली आप उसको ज़रूर भोजन कराइए। हर किसी को कहते हैं ना, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीज़ें बहुत किसी इंसान की ज़िंदगी में बहुत मायने रखती हैं। और ये हम कितना जिसकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट अन्न दान की तो हम कर ही सकते हैं। खाना वेस्ट मत करिए, जिसको ज़रूरत है उसको दीजिए। यही मैं बोलूँगी कि गुरुजी के जो हमें जो बातें समझाई हैं, जो बोली हैं, हमें उनके ऊपर उस इम्प्लीमेंट करना है, सब कुछ है। और देखिए गुरुजी जो है ना, हम लोग कहते हैं ना उनको ऐसे ना लें कि अच्छा गुरुजी हैं, हम लोग पाठ पूजा करते हैं, हम लोग कुछ हैं। ये गुरुजी जानी जान है, वो सब कुछ जानते हैं, उनको सब कुछ पता है, ही नोज एवरीथिंग। आप ये सोचते हो कि एक हमने एक स्वरूप लगा दिया, या हम अपने घर में सत्संग कर रहे हैं, या हम लोगों ने सिर्फ गुरुजी को मानना शुरू कर दिया, भजन कीर्तन कर रहे हैं, उनके शब्द बाणी सुन रहे हैं और गुरुजी का हम इतना कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उनकी अमल की हुई बात जो उन्होंने बोला है अमल करने के लिए, अगर वो नहीं कर रहे तो कोई यूज़ नहीं है। हमें भी देखिए घर में भी हमारे साथ क्या होता है कि सपोज हम अपने बच्चों को कुछ कह रहे हैं और वो उस बात पे इम्प्लीमेंट ना करें। हमने तो समझा दिया, हम तो बहुत अच्छी अच्छी बातें समझा रहे थे, पर जब बच्चे नहीं समझते तो हमें कितना बुरा लगता है। तो सोचिए, वो तो हमारे पिता हैं, इस जगत के पिता हैं, उनको कितना लगता होगा कि जो है मेरी बात नहीं मान रहे। तो गुरुजी की बात मानने का क्या मतलब है। ये संगत जी मैं इसलिए सब कह रही हूँ कि कई लोग मेरे से कई बार, और लोगों का ये आया कि आंटी डायरेक्ट कनेक्शन क्या होता है। सच में बताऊँ संगत जी, तो मुझे भी कुछ नहीं पता था। मुझे तो ये नहीं पता था कि सत्संग किसे कहते हैं, सत्संग क्या होता है, इसको कैसे, मतलब क्या बोलूँ मैं इसको। बट मुझे याद है एक रमा बहल आंटी, सभी जानते हैं उनको। रमा बहल आंटी जब के समय मिली थी, तो उन्होंने जब मुझे फर्स्ट टाइम बोला कि जब हम डुगरी में थे, कि तो उन्होंने कहा कि पहले तो गुरुजी फिजिकल फॉर्म में हुआ करते थे, गुरुजी सत्संग करवाते थे, बट अब जो है सत्संग कैसे हुआ करेंगे, अब कौन बोलेगा कि सत्संग करवाओ। तो उसमें ये था कि हम लोग भी सोच रहे थे कि बात तो सही है आंटी की, कि भाई जब हम लोग पहले गुरुजी के टाइम तो हम सत्संग सुन लिया करते थे, बट अब कहाँ से हम सत्संग सुनेंगे। आंटी हम लोग बैठे हुए थे डुगरी मंदिर में, और सब मैं भी वेट कर रही थी भी आंटी क्या बोलेंगी, कौन सत्संग सुनाएगा, क्या होगा। और एकदम से रमा बहल आंटी ने कहा कि डॉक्टर नीलम आप सत्संग सुनाओ। तो मैंने कहा आंटी सत्संग क्या होता है, मुझे तो सत्संग पता ही नहीं, मैंने तो कभी सत्संग नहीं किया। तो मैंने उससे पहले कभी मुझे पता भी नहीं था कि भाई सत्संग क्या, किसे कहते हैं, क्या होता है, कैसे करते हैं। आंटी ने कहा नहीं, आप अपना शेयर करो जो करना है। मैं कहा आंटी बस क्या होता है सत्संग, मतलब मुझे, इतने सारे लोग बैठे थे। और मैंने कहा आंटी, आंटी ने कहा बस वही सुनाओ, जैसे गुरुजी से आप कैसे जुड़े, किस हाल में गए थे, क्या हुआ था, बस वही सत्संग है। बेसिकली सत्संग का मतलब है संगत जी, सच का साथ, सच का संग। तो मैंने फिर वही सुनाना शुरू किया, जैसे मैं गुरुजी से जुड़ी थी, कैसे लड़ाई झगड़ा हो गया था हम हस्बैंड वाइफ के अंदर, और मैं कैसे गुरुजी के पास पहुंची थी उसके अंदर। वो कहते हैं कि वो जब लड़ाई झगड़ा, वो तो क्या था, इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एक्चुअली, कि वो मेरी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी, वो लड़ना झगड़ना भी हमारा, क्योंकि उस लड़ाई ने मेरे को मेरे गुरु से मिलवा दिया। तो
हम लोग फिर गुरुजी के पास जाते रहे। तो जब मैं वहाँ जाया करती थी तो मेरी मम्मी को ये सब पसंद नहीं था। तो उनको लगता था कि नहीं, अपने परिवार पे ध्यान दो, अपने बच्चों पे ध्यान दो। कुछ नहीं रखा ये गुरुओं के जाने में, या क्योंकि वो भी कभी इन सब चीज़ों में नहीं पड़ी। और उनको लगता था कि नहीं, अपना काम जो है पहले तुम्हारा काम, वर्क इज़ वर्शिप, और अपने घर परिवार को देखो। ये मेरी मम्मी का बहुत रहता था। और मम्मी का आज इसलिए मुझे बहुत याद आ रही है मेरी मम्मी की कि आज मेरी मम्मी का जन्मदिन है। और लेकिन बट वो गुरुजी के चरणों में है। और मैं प्रार्थना करती हूँ गुरुजी से उनके लिए कि वो जहाँ भी हों, गुरुजी मुझे पता है उनको बहुत अच्छे हाल में रखेंगे। वो जहाँ कहीं भी होंगी, जहाँ भी वो रखेंगे, अपने चरणों में रखेंगे, या कहीं भी जहाँ उन्होंने अगर उनको कोई जन्म भी दिया होगा, जहाँ भी गुरुजी करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी ने उनको बहुत अच्छी जगह दी होगी। सो सच में मुझे बहुत सुबह से अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही थी। और देखिए आज का जो सत्संग ये स्टार्ट हुआ कि भाई एवरी फर्स्ट को सत्संग स्टार्ट करना है। सो मैंने हाँ तो कर दिया था, लेकिन मेरे को था कि पता नहीं मैं कैसे करूँगी, क्या होगा। बट देखिए आज के दिन सत्संग शेयर होना, ये कैसे बड़ों की ब्लेसिंग्स होती हैं कि आज मम्मी के बर्थडे पर, वैसे तो कुछ कर नहीं सकते ना हम लोग, मतलब अब मम्मा नहीं है तो हम क्या करेंगे। पहले मम्मी होती तो हम लोग घर जाते, केक काटते, सब कुछ होता था। बट आज नहीं है, तो मुझे लगा मैं आज मेरा दिन ऐसे ही चला जाएगा। बट देखिए उन्होंने ऐसे नहीं जाने दिया। आज गुरुजी ने सत्संग मतलब अपना करवा रहे हैं। इससे बड़ी क्या और ब्लेसिंग्स होगी कि गुरुजी का सत्संग शेयर करने का आज के दिन मुझे मौका मिला। सो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था, बट मन में बहुत उदासी भी है। क्योंकि अच्छा उसकी फिर मैं बताती हूँ, अपनी मम्मी का ही बताती हूँ मैं कि तो मम्मा ने मुझे जाने के लिए गुरुजी के पास मना कर दिया कि तू गुरुजी के पास नहीं जाएगी। और मैं अपनी मम्मी की बात बहुत मानती आई हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी की बात का तो ये होता था कि मेरी मम्मी ने अगर कह रही है तो मेरे लिए पत्थर की लकीर है। और जब मम्मी ने गुरुजी के पास जाने के लिए मना किया तो मैं बहुत अंदर से बेचैन हो गई। मैंने कहा गुरुजी मुझे तो आपके पास आना है, बट मैं कैसे आऊँ, मेरी मम्मी तो मना कर रही है। सो मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ आप मम्मी को जोड़ो, क्योंकि जब तक मम्मी आपसे कनेक्ट नहीं होंगी वो मुझे आने के लिए मना करेंगी, और मुझे आने के लिए मना करेंगी और मैं फिर भी आपके पास आऊँगी तो मेरे दिल में ये बेचैनी रहेगी कि देखो मैं तो अपनी मम्मी की बात नहीं मानी। ऑब्वियसली अपने देखिए पेरेंट्स हमारे लिए सब कुछ होते हैं, तो मैं तो अपने पेरेंट्स को हमेशा भगवान से बढ़कर माना है। क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं, भगवान से पहले तो मैंने उनको देखा ना, उन्होंने मेरा सब कुछ किया। तो पेरेंट्स हैं तो देखिए इसलिए कहते हैं संगत जी, और शिव पुराण भी लिखा हो कि अपने माँ बाप की ज़रूर हमें सेवा करनी चाहिए। कभी अपने पेरेंट्स को हमें ऐसे नहीं छोड़ना है। समझ नहीं आता मुझे, आज तक ये बात समझ नहीं है कि वृद्ध आश्रम बनते ही क्यों है। मैं इस बात को ज़रूर, एक बात को मैं मानूंगी कि पेरेंट्स एक टाइम में आके जब वो ओल्ड हो जाते हैं वो बिल्कुल बच्चों जैसी हरकत शुरू कर देते हैं। बट हमें से शायद इसलिए किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उनको लगता है कि इतने बड़े को हम कैसे संभालें। बच्चे को तो ठीक है, बच्चा समझ के हम संभाल लेते हैं, बट हम देखिए जैसे कभी अपने छोटे बच्चे को किसी के यहाँ छोड़ देंगे, ऐसे ही छोड़ेंगे कहीं बाहर जाके? नहीं छोड़ेंगे ना। तो आप अपने पेरेंट्स को कैसे छोड़ सकते हो? सो इसलिए अपने पेरेंट्स को एक वो इतनी प्यारी चीज़ है। आप उनको कुछ भी, आप कैसी भी उनको सेवा करिए, उनके लिए अटेंडेंट रखिए, उनके लिए आप कुछ भी करिए, एनीथिंग, उनको सारी सहूलियत दीजिए, बट उनको अपने साथ रखिए। देखिए कहीं ना कहीं अगर उनको समझ भी नहीं आ रही होती ना, बट उनका कहीं ना कहीं दिल अंदर से उनको पता होता है कि कौन उनके साथ है कौन नहीं। सो मैं ये भी मानती हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत तंग कर देते हैं अपने बच्चों को, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर भी मैं कहती हूँ, फिर भी दे आर योर पेरेंट्स, तो वो बहुत ज़रूरी है अपने पेरेंट्स को हमेशा वो चीज़ देनी जो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भी, जैसे हम भी हैं इस उम्र में हैं, तो कि भाई हर जो बच्चा है अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छे से रखे। देखिए आप अपने पेरेंट्स को रखेंगे तो आपको भी आपके बच्चे आगे ठीक से रखेंगे। पर ऑल तो बात वही है कि एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। मैं भी एक्सपेक्ट नहीं करती कि भाई ऐसा कुछ होगा, लेकिन बट ठीक है, हमारा जो फ़र्ज़ है हमें वो निभाना है कि हमें क्या करना है। सो मैं अपनी मम्मी के बारे में बता रही थी, तो मम्मी ने जब गुरुजी के पास जाने को मना कर दिया तो मेरा मन बेचैन रहने लगा। सो लेकिन मैंने ना फिर अपनी मम्मी से मैं ज़्यादा बात नहीं करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं मम्मी से मैं ज़्यादा बात करूँगी तो वो मुझे बोलेंगी कि तो गुरुजी के पास गई थी, और मैं फिर बोलूँगी हाँ मैं गई थी, वो फिर मुझे डांट लगाएंगी। सो मैंने मम्मी से कम बात करनी शुरू कर दी, और जैसे वो गुरुजी के बारे में कुछ पूछती थी मैं बात को थोड़ा टाल जाती थी मम्मी की बात को। सो अब एक दिन क्या हुआ कि मेरी मम्मा एडमिट हो गई हॉस्पिटल में। तो जब एडमिट हो गई तो उनको बताया कि उनको हार्ट में उनकी काफ़ी प्रॉब्लम निकल आई है। और जब मैं वहाँ पहुँची और उनको कोई दवाई दी जा रही थी,
अब ठीक है, बाकी घर में जैसे पिंगा डॉक्टर क्योंकि चीज़ों का पता होता है कि दवाई क्यों दी जा रही है, क्या रीज़न है। तो जैसे ही मैंने दवाई देखी तो मुझे लगा कि अरे मम्मी को इतनी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। और मम्मी एडमिट थे, जब मुझे पता चला तो डॉक्टर से बात वगैरह की हम लोगों ने कि भाई ये कैसे। तो जो डॉक्टर मम्मी को ट्रीट कर रहे थे वो एक्चुअली मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ही थे वो हॉस्पिटल में। तो उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए आपकी मम्मी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और मुझे आज भी याद है वो मंडे का दिन था, और आप आज सारा अरेंजमेंट कर लो, जो भी कुछ है इतना खर्चा आ जाएगा। और तो मैं आपके साथ, हमने बोला डॉक्टर साहब इतना खर्चा हम कैसे अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि मम्मी तो यहाँ एडमिट पड़ी हैं, बैंक से निकलवाना करना रातों रात को कैसे होगा, और रात को रात मतलब अरेंजमेंट कैसे होगा, नॉट अफोर्ड एक्चुअली अरेंजमेंट, कि अरेंजमेंट कैसे करेंगे पैसों का। तो वो कहने लगे कि देखो मैं इतना ही कर सकता हूँ, क्योंकि आप मेरे जानने वाले हो तो वही पैसे बाद में जमा करा देना, थोड़े बहुत जमा करा देना, पैसे तो हम सबसे पहले जमा करवा लेते हैं, मैं इतना ही कर सकता हूँ आपके लिए। बट इनका मॉर्निंग में ट्यूसडे को इनकी एंजियोग्राफी होगी, और एंजियोग्राफी करते करते अगर इनकी आपकी मम्मी की कोई प्रॉब्लम निकल आती है सो फिर हम लोग वो बैलूनिंग करेंगे, उसके बाद इनका बाईपास करेंगे। और डेफिनेटली देखिए सबको पता है कि ये सब चीज़ों में हमें नहीं पता होता कितना पैसा लग जाए, इन लैक्स एक्चुअली। तो अब रातों रात वो कैसे अरेंजमेंट करें इन लैक्स, 2-4 दिन में भी कैसे करें, क्योंकि मम्मा तो एडमिट पड़ी हैं, मम्मी के बैंक से निकलवाने का थोड़ा दिक्कत थी। तो एनीवे चलो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग कहीं से भी अरेंज कर लेंगे, मम्मी है कोई बात नहीं, कैसे सॉरी। तो अब लेकिन अब मेरे को दिमाग में बस एक ही चीज़ दिमाग में घूम रही थी कि मैं गुरुजी को बिना बताए मम्मी की एंजियोग्राफी नहीं होने दूंगी, क्योंकि उस टाइम जब मैं गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो मैं गुरुजी से हर चीज़ पूछा करती थी, कि छोटी छोटी बातें मैं गुरुजी से पूछ लिया करती थी, क्योंकि मेरे को जब तक मैं गुरुजी से कुछ पूछती नहीं थी, और तो मैं गुरुजी से कुछ मांगा नहीं था मैंने, क्योंकि जब गुरुजी ने मुझे डे 1 ही बोला था तो होरदे सनु की चाहिए था, होरदे सनु की चाहिए था, तो संगत जी मैंने सिवाय ब्लेसिंग्स के अलावा मैंने गुरुजी से कुछ नहीं मांगा था। तो उसी बस मेरे दिमाग में बस यही था कि बिना बताए मैं गुरुजी को एंजियोग्राफी नहीं करानी है, कुछ भी बात है तो गुरुजी को तो बतानी है पहले। अब देखिए वो मंडे का दिन है, डॉक्टर जो है मेरे हस्बैंड को मेरे को समझा रहे हैं, और मेरे को जब मैं थोड़ा सा ऐसा कर रही थी कि नहीं डॉक्टर साहब देखो 4 दिन रुक सकते हैं क्या, क्योंकि गुरुजी ने बैठना था थर्सडे को, तो मंडे का दिन है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे को हम गुरुजी के पास शाम को जाएंगे, तो 4 दिन हमारे पास हैं। तो मैंने कहा, वो कहने लगे 4 दिन क्यों चाहिए आपको। अब डॉक्टर को तो मैं बता नहीं सकती कि 4 दिन मुझे क्यों चाहिए, कि मुझे गुरुजी से मिलने जाना है, और उस टाइम तो गुरुजी के बारे में कोई बहुत ज़्यादा कुछ जानता भी नहीं था। तो और एक आप समझ सकते हो कि एक डॉक्टर होके हम अगर कोई हमसे ये सुने उस वक्त कि भाई कमाल है, एक डॉक्टर होके इनकी मम्मी की इतनी हालत ख़राब है और ये गुरुओं को चक्कर में पड़े हुए हैं, तो ये कोई भी इस चीज़ को एकदम बिलीव डाइजेस्ट भी नहीं करेगा। इनफैक्ट कि मतलब एक डॉक्टर होके पहले मैं अपने गुरु से पूछूंगी, उसके बाद ऑपरेशन करवाओगे आप। सो डॉक्टर को हमने बताया नहीं, बस मेरे दिमाग में बस ये था कि नहीं मम्मी को पहले मुझे गुरुजी से पूछना है, गुरुजी से पूछना है। तो डॉक्टर से मेरी बड़ी बहस भी हो गई, तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, अगर आपको अपनी मम्मी की चिंता नहीं है या अपनी मम्मी को ऐसा चाहते हो तो एक काम करो, आप अपने बलबूते पे, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आप अपने घर ले जाओ, मैं डिस्चार्ज सिर्फ बना रहा हूँ, अपनी मम्मी को डिस्चार्ज करा लो। जबकि देखिए डिस्चार्ज जो है मॉर्निंग में होता है, मुझे याद है वो रात को मंडे की इवनिंग, लेट इवनिंग को डिस्चार्ज हुआ मम्मी का, और हम मम्मी को घर लेकर आ गए। और मुझे बस ये डर लग रहा था कि मेरी सिस्टर्स ने भी कहा कि नहीं दीदी देख लो, हम तो आपके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि वही होता है कि घर में जब डॉक्टर्स होते हैं तो फैमिली मेम्बर्स भी कहते हैं कि भी नहीं। अब मेरे एक राखी ब्रदर हैं, बेंगलोर में है, इज़ अ कार्डियोथोरेसिक सर्जन, और उन्होंने भी बोला कि नीलम तो तेरे को इतनी अक्ल नहीं है एक डॉक्टर होकर कि तू अपनी मम्मी को, हार्ट पेशेंट है, डॉक्टर ने एंजियोग्राफी बोल दी है, ये सब बोल दिया है, और तू मम्मी को लेके घर जा रही है। सो मैंने कहा भैया एक्चुअली मेरे को एक ओपिनियन लेना है, मैंने तो ऐसे ही बोला एक्चुअली। तो उन्होंने कहा नहीं तू फटाफट, तो उन्होंने कहा चल ठीक है, तू एक जो ये पंथ हॉस्पिटल है वहाँ एक डॉक्टर हैं, तू मेरे जानने वाले, तो एक बार उनसे देख ले। मैंने कहा हाँ मैं उनसे पूछ लेती हूँ। तो मैंने मम्मी को हम घर ले आए। अब ट्यूसडे, और सोचो मैंने गुरुजी से प्रे किया, मैंने कहा गुरुजी मैं आपके भरोसे अपनी मम्मी को घर लेकर आई हूँ, और देखिए मेरा भरोसा मत टूटने देना। वैसे तो देखिए गुरु महाराज, जब आप सच में संगत जी बहुत दिल से अपने गुरु महाराज को आप कहते हैं ना अरदास करते हो, कभी खाली नहीं जाती है, ये सच में है। मैंने कहा गुरुजी मैं अपनी मम्मी को बहुत रिस्क के ऊपर घर लेकर आई हूँ, थर्सडे को आप मेरे को मिलोगे, उससे पहले हम मिल नहीं सकते हैं,
सो मैं मम्मी को ठीक रखना प्लीज़ आप। सो संगत जी, गुरुजी की कृपा, मम्मा वो 2 दिन मम्मी ने निकाले। थर्सडे हम शाम को गुरुजी के पास गए, और जब गुरुजी के पास गए तो मम्मी का फोटोग्राफ थी मेरे पास, मम्मी और पापा की इकट्ठे। तो मैंने जाके गुरुजी को दिखाया। मैंने कहा गुरुजी ऐसे ऐसे बात है, डॉक्टर्स ने एंजियोग्राफी बताई है, तो बताइए मतलब ये मम्मी को क्या करना है, तो एकदम गुरुजी ने देखा, मम्मी की फोटोग्राफ देखी, और एकदम से कहते हैं कि एंजियोग्राफी ना कराई। एकदम से बोला, गुरुजी ने कहा एंजियोग्राफी ना कराई। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं तो बड़ी खुश हो गई। मैं फटाफट बाहर आई और मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी डॉक्टर्स ने कहा है कि गुरुजी ने बोला है कि एंजियोग्राफी नहीं करानी। तो मम्मी तो बहुत खुश हो गई, कि मम्मी को भी बिल्कुल मन नहीं था, वो भी बहुत डरती थी एंजियोग्राफी होगी, बाईपास होगा, ये सब होगा। सो उन्होंने एंजियोग्राफी, गुरुजी ने एंजियोग्राफी कराने के लिए मना कर दिया है। जब एंजियोग्राफी नहीं होगी तो डेफिनेटली जो बैलूनिंग थी, बाईपास था, वो तो होने का मतलब नहीं, जब एंजियोग्राफी नहीं हुई तो। सो हम लोगों ने एंजियोग्राफी नहीं कराई। और फिर मम्मी का देखिए उसके बाद कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट मिला। डॉक्टर के अग्रवाल हैं, वो भी गुरुजी के चरणों में है, तो उन्होंने मम्मी का ट्रीटमेंट किया। और देखिए वो इतने अच्छे डॉक्टर रहे हैं कि उन्होंने वो जो ट्रीटमेंट था, जो डॉक्टर्स ने कहा बाईपास करना पड़ेगा, इतना कुछ करना पड़ेगा, और ये गुरुजी की कृपा है। देखिए डॉक्टर तो बाद में आते हैं हर कोई, पर ये गुरुजी की कृपा है, गुरुजी ने कह दिया था कि एंजियोग्राफी नहीं होगी। तो देखिए वो जो बाईपास सर्जरी थी वो कन्वर्ट हो जाती है एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में। और मेरी मम्मा उसके बाद, क्योंकि उस टाइम भी डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि हो सकता है कि मतलब कुछ कह नहीं सकते। अब उसके बाद जब मम्मा ठीक होके थोड़ा सा आ गई थी, जब हम लोगों का ये ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया था, मम्मी का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया था, तो हम लोगों को LTC पे जाना था, बेंगलोर ऊटी वगैरह घूमने के लिए। तो हम लोग वहाँ चले गए। तो उसके बाद खैर वो टाइम मम्मी ने निकाला, वो जो काफ़ी लंबा टाइम निकला, ये आई थिंक 2005 की बात है। सो हम लोग फिर गुरुजी, जब मम्मा काफ़ी ठीक हो गई थोड़ा, मतलब जब मम्मी को चलने फिरने लगी थोड़ा सा, तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी आप इतना ठीक हो, सो आपको नहीं लगता कि गुरुजी के पास आपको जाना चाहिए, माथा टेकना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो देखिए जब गुरुजी ने कैसे, जहाँ मम्मी मेरे को मना करती थी, आज वो खुद वहाँ पे जाने को तैयार हो, मम्मी कहती ठीक है मैंने गुरुजी के पास जाना है। सो उस दिन मम्मी ने गुरुजी के पास जाना था, जब मम्मा ठीक हो गई तो शाम को जब गुरुजी यहाँ पहुँचते हैं, तो मम्मी ना जाने से पहले गुरुजी के यहाँ पे कह रही थी, गुरुजी देखना डॉक्टर से मेरा सब कुछ छुड़वा दिया, क्योंकि देखिए किसी को डायबिटीज़ होती है, हाइपरटेंशन होती है, तो बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर छुड़वा देते हैं कि आप ये भी मत खाओ, वो भी मत खाओ। तो मम्मी का भी बहुत सब कुछ छोड़ दिया था। तो मम्मी के मन में ना ये आ रहा था, गुरुजी आज तो मेरा ये खाने का मन कर रहा है, वो खाने का मन कर रहा है, देखो वो खा नहीं पा रही हैं। उनको बहुत अंदर से टेम्पटेशन हो रही थी। बर्थडे वो चला गया, कि बच्चों का जन्मदिन जाता है तो मैं केक नहीं खा सकती, मैं मतलब बहुत सारी इन्होंने चीज़ों को डिमांड, नॉट डिमांड एक्चुअली, उनको मन में जो जो ख्याल आ रहा था खाने का, वो सब कुछ वो याद कर रही थी, ये भी नहीं खा सकती, वो भी नहीं खा सकती। तो उस दिन जब वो गुरुजी के मंदिर गई एम्पायर स्टेट में, तो वहाँ उस दिन मेनका गांधी आंटी जी का बर्थडे था। और संगत जी बिलीव मी कि वहाँ पर मम्मी ने बताया, और ऑब्वियसली क्योंकि बर्थडे था उनका आंटी का, सो इतना लंगर भी थोड़ा डिफरेंट बना था, और मम्मी को वो सब कुछ खाने को मिला वो जो खाना चाहती थी। उस दिन केक भी था, मिठाई भी थी, सब कुछ एवरीथिंग, और वो बड़ी खुश हो गई सब कुछ खा के। और उससे पहले क्या हो, जब उन्होंने एंट्री की थी, सो जहाँ सेवादार अंकल खड़े थे, उन्होंने बोला कि आंटी आप एक काम करो, आप फर्स्ट फ्लोर पे जाके बैठ जाओ। तो मम्मी ने कहा कि अंकल आपको नहीं पता, क्योंकि वो मम्मी हार्ट पेशेंट है, तो वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाएंगी, वो तो नीचे बैठेंगी। तो अंकल कहते हैं नहीं आंटी आप सीढ़ी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाओ। तो मम्मी कहती हैं अंकल मैं 1-2 सीढ़ी भी चढ़ सकती हूँ, वो जो एम्पायर स्टेट में चढ़ने के लिए भी 2 सीढ़ी मैंने करी है, मुझे पता है मैंने कैसे चढ़ी है, फर्स्ट फ्लोर तो चढ़ने का मतलब ही नहीं है। तो देखिए कैसे अंकल ने बोला, कहते हैं आंटी पौड़ियाँ चढ़ते जाओ तो ठीक होते जाओ। सो अब मम्मी ने सुना, क्योंकि वो मान नहीं रहे थे, तो देखिए मम्मी कैसे फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ी, फिर वहाँ से उतर के भी आई। और वही था कि शायद गुरुजी ने तभी उनका वो ठीक करना शुरू कर दिया था, वो जो ट्रीटमेंट था, वो जो बाईपास इतनी सर्जरी थी, वो सारी की सारी चेंज कर दी एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में। तो ऐसे उसके बाद देखो, जैसे डॉक्टर्स ने कह भी दिया था कि कुछ कह नहीं सकते मेरी मदर का, और कुछ भी हो सकता था। सो उसके बाद गुरुजी ने 10 साल मेरी मम्मी को दिए। सो बहुत शुक्राना गुरुजी का, क्योंकि मेरी मम्मी की एक बहुत ज़्यादा इच्छा ये भी होती थी कि मेरी सिस्टर जिसकी शादी नहीं हो रही थी, मेरे से सबसे छोटी वाली, कि उसकी शादी देख लूँ। तो देखिए उसकी शादी मम्मी ने देखी, उसके कुछ टाइम के बाद, मतलब 1.5-2 साल के बाद
गुरु जी के चरणों में चले गए। सो देखिए गुरुजी कैसे कोई चीज़ कहते हैं ना कि कैसे उन्होंने एकदम सिर्फ एक स्वरूप को, मतलब मेरी मम्मी की पिक्चर को देख के गुरु मम्मी ने ब्लेस किया। तो गुरुजी का ऐसा नहीं है कि गुरुजी के पास जाना ज़रूरी होता था या हम गुरुजी के पास जाएं। मैंने तो खाली अपनी मम्मी की फ़ोटोग्राफी दिखाई थी गुरुजी को, और गुरुजी ने मम्मी की फ़ोटोग्राफ को ब्लेस कर दिया। तो देखिए कैसे, और मम्मी काफ़ी हद तक ठीक भी होते चले गए, मतलब इतना ठीक हो गए थे क्योंकि वो चलना फिरना शुरू हो गया था। तो वो तो बिल्कुल बेड रिडन हो गए थे। और उसके बाद फिर खैर बाद में मम्मी को काफ़ी दिक्कतें आई। तो ऐसे ही फिर मम्मी को एक दिन मम्मी ने मुझे बोला, वो कहते हैं कि मैं तो मान गई कि तेरे जो गुरुजी हैं वो भगवान शिव हैं। मेरे को मम्मी आप कैसे मान गए? तो वो मेरे को बताने लगी कि नहीं, मेरे को बचपन से ड्रीम आता था कि जो गुरु, मतलब जो अगर एक नागों का जोड़ा दिखाई देता है, अगर वो मुझे दिखाई दे जाएगा तो सारे काम हो जाएंगे, अगर नहीं दिखाई देगा तो काम नहीं बनते। और ये बात मुझे भी नहीं पता थी इतने सालों से। तो कहते हैं उस दिन रात को क्या हुआ कि मैं बहुत परेशान थी तेरे लिए, क्योंकि मुझे बहुत डिप्रेशन वाली कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और मेरी सिस्टर की शादी नहीं हो रही थी। तो बहुत परेशान होकर अपने वो नागों के जोड़े को याद कर रही थी कि आप आओ और मुझे बताओ कि भाई सब कुछ ठीक होगा। तो वो नागों का जोड़ा देखिए मम्मी के ड्रीम में आता है, और वो मम्मी कहती है तेरे को पता है वो नागों का जोड़ा कहाँ से आया? मैंने कहा मम्मी कहाँ से आया? मम्मी कहती है वो 2 नागों का जो जोड़ा है वो बड़े मंदिर से आता है, वो भगवान शिव के रूप में चेंज हो जाता है और उसके बाद गुरुजी बन जाते हैं वो। और वो कहते हैं कि हाँ बता तेरे को क्या चाहिए। तो मम्मी कहती है कि मेरी नीलम की तबीयत ठीक कर दो, यानी मेरी तबीयत ठीक कर दो, और छोटी बेटी की शादी नहीं हो रही है। तो गुरुजी ने कहा कि नीलम को बोलना कि अगर वो चाहती है कि उसको आशीर्वाद बना रहे तो मेरी बात मान ले, और छोटी के लिए अपने आसपास ही लड़का देखो। तो देखिए दोनों ही बातें गुरुजी ने कितनी ठीक बोली। और गुरुजी ने की जो मैं कोई एक बात थी जो मैं नहीं मान रही थी, वो मैंने बात मानी कि नहीं गुरुजी मुझे तो आपका आशीर्वाद चाहिए। और वो जो लड़का था सच में मेरी सिस्टर के आसपास ही था, जो फिर उसकी शादी भी हो गई। सो देखिए कैसे गुरुजी ने मेरी मम्मी को, जो बिल्कुल नहीं मानते थे, और कैसे उनको बता दिया कि वो क्या है। और उसके बाद जब मम्मी को मैं फिर लेके गई थी तो गुरुजी ने मम्मी के ड्रीम में आके कहा कि अब तेरे को मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है मैं तेरे को यहीं से ब्लेस करूँगा, और तू मेरे स्वरूप के साथ बात किया करना और मेरे से त्राटक करना। त्राटक होता है कि जब आप लगातार किसी को, एक हम लोग नॉर्मली जैसे एक फिंगर हम लोग लगातार देखते हैं, तो दैट इज़ अ त्राटक बेसिकली। सो एक त्राटक विद्या भी होती है। तो उनका मतलब था गुरुजी का कि मम्मी जो है खाली गुरुजी को लगातार देखें और उनसे जो भी बात कर रही है, जो भी करना है, वो घर में आके ब्लेसिंग्स देंगे। तो और सच में गुरुजी ने दी भी मम्मी को बहुत ब्लेसिंग्स दी, और काफ़ी अच्छा वो जो 10 साल दिए जहाँ हम डर गए थे कि मम्मी को पता नहीं क्या हो जाएगा, और वो बहुत अच्छी हमारे मेमोरीज बनी उसके अंदर, बहुत अच्छा मतलब रहा। सो देखिए ऐसे गुरुजी अपनी संगत से जोड़ते हैं जो गुरुजी ने जोड़ना होता है। जबकि मेरी मम्मी बहुत एडामेंट थी कि गुरुजी के पास नहीं जाना तो नहीं जाना, बट बहुत शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने मुझे भी जोड़ा, मेरी मम्मी को भी जोड़ा, और हमारे घर परिवार को भी गुरुजी ने जोड़ के रखा। सो और ऐसे ही जब मेरी मम्मी आई थिंक ये बात है 2010 की आई थिंक। सो संगत जी हुआ क्या कि मैं जब बीमार पड़ी थी, डॉक्टर्स ने कहा था कि चलो आप थोड़ा सा ना अपना हवा पानी चेंज कर लो। तो हम लोगों ने LTC लिया और हम लोग कहीं गए थे, मैं बताया जैसे बेंगलोर और ऊटी हमारा जाने का प्रोग्राम बना। तो जैसे ही बस मैं वहाँ पहुँची हूँ तो मेरी सिस्टर का कॉल आता है कि मम्मी एडमिट हो गए हैं हॉस्पिटल में। मेरा मूड तो बड़ा ख़राब हो गया, क्योंकि अब हम लोग LTC पे थे, वापस भी नहीं आ सकते थे, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट का कुछ पॉलिसीज़ होती हैं कि आप ऐसे वापस नहीं आ सकते हो। तो अब संगत जी सोचिए, मेरा बेंगलोर में हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। तो मेरे जो राखी ब्रदर हैं जो वो बेंगलोर में ही है। सो सोचिए हम लोग सिर्फ डॉक्टर KK अग्रवाल से और डॉक्टर मेरे जो ब्रदर हैं, हम लोग ऑन कॉल थे सारा कि भाई मम्मी की तो कैसे तबीयत रहती है, क्या है। तो मेरा बहुत मूड ख़राब, ना कहीं घूमने जा रहे थे ना कहीं कुछ हुआ। सो अचानक मुझे ऐसे ध्यान आया, मैंने कहा गुरुजी मतलब यहाँ आने से पहले गलती हो गई मेरे से कि मुझे यहाँ किसी संगत का पता करना चाहिए था। बेंगलोर के अंदर कोई तो संगत होगी ना बेंगलोर के अंदर, मुझे पता करना चाहिए था। तो मुझे सडनली ध्यान आया कि माला आंटी, अब वो भी गुरुजी के चरणों में है, तो माला आंटी यहाँ पर हैं बेंगलोर के अंदर, तो मैं उनको देखूँ क्या। तो मुझे किसी से पता लगाया, मुझे माला आंटी का नंबर मिला। सो हम लोग बहुत टेंस खड़े थे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि आपकी मम्मी की कंडीशन बहुत डेलिकेट है, और मैं आपको बताता हूँ अगर तो ज़्यादा कंडीशन बिगड़ी मम्मी की तो आप लोगों को वापस आना पड़ेगा। तब तो फिर सोच लिया था कि नहीं, जो भी पैसा लगेगा गवर्नमेंट को मैं देना पड़ेगा, जो भी नुकसान हुआ कोई बात नहीं, माँ से बढ़कर तो कुछ नहीं होता।
और अगर मम्मी आपकी ठीक हो जाती है, मतलब संभल जाती हैं बेसिकली, और तो हम लोग जो है फिर वहीं रुक जाएंगे। लेकिन मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था वहाँ पर, क्योंकि मेरी बेंगलोर में मेरी बहुत यादें हैं मेरी मदर के साथ। क्योंकि जब तक मेरा दिल्ली में नंबर नहीं आया था मौलाना आज़ाद के अंदर, तो मेरी मम्मी ने बेंगलोर के अंदर मेरा एडमिशन करवा दिया था। रामाबाई अंबेडकर डेंटल कॉलेज है, पहले तो मेडिकल कॉलेज था, अब तो अलग अलग सेपरेट हो गया वो। सो उसमें तो मेरी मम्मी बेंगलोर में मेरा एडमिशन करवाने गई थी। तो बेंगलोर के अंदर बहुत मेरी मेमोरीज, बहुत ज़्यादा मेरी मम्मी के साथ हम यहाँ रुके थे, ऐसे थे। क्योंकि देखिए जब आपने कोई अच्छा वक्त बिताया होता है स्पेशली पेरेंट्स के साथ, मदर के साथ, तो बहुत अपना डेफिनेटली याद आती है। और मुझे बहुत लग रहा था कि मम्मी देखो इतने साल पहले मुझे यहाँ पे डॉक्टर बनाने के लिए लेकर आई थी, और आज मतलब मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन मेरी मम्मी को मेरी ज़रूरत है तो मैं अपनी मम्मी के पास नहीं हूँ। तो बहुत मेरा मन उदास हो रहा था, मुझको यही लग रहा था, मैंने कहा गुरुजी मैं कहाँ जाऊँ, मतलब बहुत बस मेरे मन में बस ये था मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ जाऊँ, गुरुजी के आगे बैठ जाऊँ, मेरा कुछ घूमने फिरने का मेरा मन नहीं है। सो मुझे समाओ माला आंटी का नंबर मिल जाता है, और मैं माला आंटी को कॉल किया। मैंने कहा आंटी मैं तो सीरियसली कॉल किया एक्चुअली, मैंने कहा चलो मैं आई हूँ तो आपसे मिल लेती हूँ, मतलब बात हो जा, कम से कम मैंने तो उनको यही बोला कि बात कर लेती हूँ। क्योंकि उनसे वो और मैं काफ़ी टाइम तक हम लोग खाली फ़ोन के ऊपर ही हम लोग बहुत बात करते थे, माला आंटी और मैं। माला आंटी को आपने देखा होगा जो गुरुजी के एक्चुअली हाथ दबा रही हैं, एक स्वरूप है गुरुजी का, उसमें उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है गुरुजी का। तो आंटी कहती हैं कि आंटी आप बेंगलोर आए हो और ऐसे ऐसे बात है, कहाँ खड़े हो आप बेंगलोर में? तो मैंने कहा आंटी मैं इस जगह पे खड़ी हूँ। तो कहती हैं कि आप वहीं खड़े रहो, कहीं नहीं हिलोगे, आप जो है मैं आपके पर ड्राइवर भेज रही हूँ, आप सीधा घर आ जाओ। आप ऐसी कंडीशन में हो और आप जो है वहाँ पे खड़े हो ऐसे। और देखिए जबकि उनका जो घर था वो जो पुराना वहाँ पे एयरपोर्ट है वहाँ पर बहुत दूर है उनका घर था। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने कहा नहीं आंटी हम कैसे मैनेज करके आ जाएंगे, कोई बात नहीं। तो सिर्फ मुझे वो गुरुजी का स्वरूप देखने का बहुत लालच था कि उनके घर में गुरुजी का जरूर स्वरूप होगा। लेकिन उन्होंने देखिए मेरी इतनी मदद की आंटी ने कि उन्होंने ड्राइवर को भेजा और हम लोग फिर उनके घर गए। उनके घर गए तो ऑब्वियसली गुरुजी का वहाँ पे स्वरूप देखा, और वहाँ जोत जल रही थी एक्चुअली, और मैं जोत के आगे बैठ गई और बस गुरुजी से प्रे कर रही हूँ, गुरुजी मेरी मम्मी को ठीक करो, मेरी मम्मी को ठीक करो। खैर आंटी ने भी कुछ नहीं कहा और मैं वहाँ बैठी रही। तब आंटी जब इतनी देर में डॉक्टर का फ़ोन आता है कि आपकी मम्मी स्टेबल है, आप वहाँ पे बेंगलोर में रुक सकते हो। तब जाके मैंने कहीं उनके आगे चाय वगैरह पी जो उन्होंने बनाया था। आंटी ने भी खैर मुझे कुछ नहीं कहा, और आंटी कहती हैं आंटी आपको पता है कि आप तो एकदम इस जोत के आगे बैठ गए और मैंने भी कुछ नहीं कहा, आपको पता है ये जोत है ये गुरुजी ने मुझे खुद दी थी। तो सोचिए कि वो गुरुजी की दी हुई चीज़ कि आगे मैं वहाँ बैठी, और कैसे गुरुजी के मन में था गुरुजी मैं आपके सामने बैठना चाहती हूँ, तो वो गुरुजी का दिया हुआ ही देखिए अमेजिंग, यू नो। कई चीज़ें हम लोगों को पता ही नहीं चलती कि कैसे हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। और मैंने फिर वहाँ पे हम लोग बहुत देर बैठे, गुरुजी का सत्संग होता रहा, हम लोग वहाँ सत्संग करते रहे माला आंटी और हम लोग, मतलब काफ़ी देर हम लोग फिर उनके घर बैठे। देखिए कैसे गुरुजी करते हैं, और वो ट्रीटमेंट गुरुजी ने वहाँ बैठे बैठे सारा का सारा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कर दिया, और मम्मा काफ़ी हद तक स्टेबल हो गई। ये है देखिए हमारे गुरुजी महाराज कि ठीक है मुझे वहाँ तकलीफ़ दी, मतलब तकलीफ़ ये थी कि मेरी मम्मी एडमिट है और मैं यहाँ घूमने आ गई हूँ। वो घूमना भी नहीं हुआ, बट वो गुरुजी ने एक सत्संग भी करा दिया वहाँ पर, अपनी संगत से भी मिला दिया। कहते हैं गुरुजी अपना आपका हर इंतज़ाम करके रखते हैं, आपको हर चीज़, उनके पास कोई कमी नहीं है। कमी हमें महसूस होती है कि गुरुजी आपने ऐसा नहीं किया, आपने वैसा नहीं किया, आपने अब ये नहीं सोचा, आपने वो नहीं सोचा। बट संगत जी बिलीव मी, गुरुजी ने सब कुछ सोच के रखा हुआ है, सब कुछ पता है गुरुजी को, हमें कुछ भी उनको कहने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक आपका एक अरदास, एक सच्ची अरदास और एक आपका अपना बिलीव, वही है जो उनको आपको उनके करीब लेके जाएगा। और देखिए एक बात और भी है जो कि बार बार शिव पुराण में भी एक बात आती है, और ये बात हमारे गुरुजी ने भी साबित करके दिखाई है। क्योंकि कई बार ये लगता है कि भाई लोग बोलते हैं अरे पूजा पाठ करके भगवान के नज़दीक, वैसे नज़दीक नहीं, वैसे नज़दीक जा रहे हैं हम लोग। बट देखिए अगर जो गुरुजी हैं भगवान शिव हैं, यू नो, अगर वो किसी को कहते हैं कि भी आपको मोक्ष की प्राप्ति हुई है, अगला जन्म बहुत अच्छा मिलेगा, बट इस जन्म में भी वो आपको भोग भी करवाते हैं और मोक्ष भी देते हैं। फिर तो भोग का मतलब ये नहीं कि खाली हम मतलब ऐश कर रहे हैं या वैसे कुछ कर रहे हैं। गुरुजी का भी जब कहते थे ऐश करो का मतलब ये नहीं कि आप वैसे ऐश करो,
उनका मतलब होता था कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज है उसके अंदर आप ऐश करो, उसके अंदर आप खुश रहो। और यहाँ पे वो जितना लग्जरी आपको दे सकते हैं इस दुनिया में, इस जब आप आए हो, तो डेफिनेटली वो जो आपको जितना भी अच्छा दे सकते हैं आपकी किस्मत के हिसाब से, आपके हिसाब से, आपके कर्मों के हिसाब से, वो डेफिनेटली वो देते हैं। तो देखिए वो ही हमें करना है कि हमें अपने कहते हैं ना, इसलिए अच्छे कर्म करने हैं ताकि हमें और अच्छी चीज़ें मिले। जैसे एग्ज़ाम टाइम में होता है ना, जितना आप अच्छा एग्ज़ाम टाइम में लिखोगे उतने आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यही होता है ना एग्ज़ाम के अंदर, हम लोग कितना पढ़ते हैं, कितना करते हैं, लेकिन जब वो इम्प्लीमेंट करने का टाइम आता है, वो एग्ज़ाम का टाइम आता है, उस टाइम क्या करते हैं, कई बार आउट ऑफ द वे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो हमें लगता है अरे ये तो हमने कहीं पढ़ा नहीं था। यही ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी कभी हमारे सामने तो आउट ऑफ द वे क्वेश्चन ऐसा लेकर आ जाती है जो भी हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा भी हो सकता था, ऐसी भी चीज़ें लाइफ में हमारी हो सकती थी। सो बट इट इज़ ट्रू कि ऐसा होता है। बट कहीं ना कहीं देखिए वो जो कोई क्वेश्चन भी आते थे, चाहे हमने कभी ना सुने हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो रिलेट तो होते ही है ना हमारे सिलेबस से। ऐसा तो है नहीं कि इस दुनिया जहान से कहीं बाहर से आ गए हों, कहीं ना कहीं वो कुछ तो होंगे। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि जो बच्चे 100% लाते हैं, इसका मतलब उन्होंने उसका आंसर लिखा था, तभी तो उनके 100% आए ना। तो कहीं ना कहीं उन बच्चों ने वो कुछ पढ़ा होगा, कहीं ना कुछ तो ऐसा चीज़ हुई होगी ना कि वो लिख पाए और उनके 100% मार्क्स आ गए। और जो नहीं पढ़ते, जो सिलेबस पूरा नहीं कर रहे, जो आसपास भी नजरें नहीं दौड़ाते, तो उनको लगता है कि अरे ये तो आउट ऑफ द वे आ गया। तो वही चीज़ है संगत जी, हमारी ज़िंदगी भी ऐसे ही है कि हमने हर चीज़ के अंदर अगर बस अपने गुरु को मान के चलना है उनके, और हम लोग उनकी बताई हुई चीज़ों पे रास्ते पे चलेंगे, तो डेफिनेटली उस एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से क्यों नहीं पास होंगे। और जब बहुत ही अच्छा पढ़ लेंगे तो क्यों नहीं हम गोल्ड मेडलिस्ट होंगे। तो जैसे जैसे आपको वो सोना मिलेगा, सोना मीन्स गोल्ड, दैट सोना। तो अगर आप सोते रहोगे, वो सोना करोगे, तो वो सोना नहीं मिलेगा। तो ये आपने डिसाइड करना है कि कौन सा सोना चाहिए आपको, सोना चाहिए यानी स्लीपिंग चाहिए या गोल्ड चाहिए। सो ये हमारे पे डिपेंड करता है और उसी के हिसाब से आपको चीज़ें मिलती हैं। सो तो देखिए गुरुजी का मैं और चीज़ बताऊँ आपको, अपनी मम्मी से रिलेटेड बताती हूँ कि एक बार मेरी मम्मी को बहुत मन में आया कि उनको घर में सत्संग करवाना है। तो जब सत्संग करवाना था तो अब कैसे करवाएं सत्संग, मुझे बताया। तो मैंने कहा हाँ मम्मी, गुरुजी का स्वरूप रख देंगे गुरुजी की शब्द वाणी चल जाएगी, ऐसे हम लोग गुरुजी का सत्संग करेंगे। तो देखिए मम्मी ने पता नहीं कहाँ से अचानक किसी से बात की, जो भी था, तो कहते हैं आंटी हम लोग पूरी फ्री सेवा कर रहे हैं, सब कुछ है। आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है कैसे वो हुआ था। और सोचिए मैं तो छोटा सा स्वरूप लेके जाती, मेरे पास छोटे स्वरूप थे, इतना बड़ा स्वरूप वो लेकर आए। मम्मी के घर बहुत अच्छा सत्संग हुआ और मम्मी को ये था कि खाना कैसे बनेगा। और आप मानोगे पता नहीं कैसे क्या मम्मी के दिमाग में आया, क्या था संगत जी, जहाँ मेरी मम्मी इतनी बीमार चल रही थी, जहाँ वो एक क्या दो लोग, मतलब 2 लोगों का खाना नहीं किया, मतलब एक किसी का भी खाना नहीं बना सकती थी, वो तो उनके बस की खाना नहीं थी। उन्होंने कम से कम 50-60 लोगों का खाना बनाया, जो आई थिंक ज़्यादा लोगों में बटा। तो ये गुरु जी की कृपा थी। उन्होंने, मुझे आज भी याद है, आलू पूड़ी की सब्जी बनाई थी और इतनी टेस्टी थी और कितने लोगों ने खाया। और भी आई थिंक एक चीज़ और बनाई थी उन्होंने, मुझे याद नहीं है। तो सोचिए ये एनर्जी कहाँ से आई, वो गुरुजी एनर्जी देते हैं। तो कोई इंसान इतना बीमार है, इतने 50-60 लोगों का खाना बना लेना, और आई थिंक ज़्यादा ही लोगों का बन गया था वो कैसे पॉसिबल है। क्योंकि उनके मन में वो सच्चा भाव था उस टाइम कि मुझे गुरु का सत्संग करना है, मुझे गुरुजी को अपने घर बुलाना है, गुरुजी का जो लंगर है वो अपने हाथों से बनाऊंगी। उन्होंने जिद पकड़ ली थी। मैंने कहा था मम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मत करो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं खुद ही बनाऊंगी। तो देखिए कैसे गुरुजी ने, कहते हैं ना कि वो उनको वो एनर्जी दी। सो संगत जी, मेरा वही कहने का मतलब है कि जब हम वो श्रद्धा, सबूरी, वो हर चीज़ रखते हैं, तो डेफिनेटली देखिए वो कहते हैं कि सब ठीक करते हैं। हमें सब उन पे छोड़ देना है। और इसी के साथ ही मैं सबका बहुत शुक्राना करना चाहूँगी जो जहाँ से जुड़े, क्योंकि मम्मी का मैं आज कर रही हूँ और मम्मी का जैसे जन्मदिन, आई एम गेटिंग वेरी इमोशनल ऑल्सो। सो इसी के साथ सबका बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।